हेलो बच्चों, आज हम सबक एक खत पढ़ेंगे। एक एक खत यानी इस सबक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा के नाम एक खत लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के नाम एक खत लिखा। उस वो खत में क्या लिखा पढ़ेंगे। नैनी सेंट्रल जेल, 26 अक्टूबर 1930। प्यारी बेटी, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रही है। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफ़रत है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से कह रहे हैं। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं, तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है। यानी जब वो उनका दिल नसीहत करने को चाहने लगता है, तो उनको उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती जो मैंने कभी पढ़ी थी। वो कह रहे हैं अपनी बेटी से, शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। इंदिरा गांधी से कह रहे हैं, अपनी बेटी से कह रहे हैं। कोई 1300 बरस गुजरे के मुल्क चीन से एक सैयाह इल्म दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। 1300 बरस पहले मुल्क चीन से एक सैयाह यानी सैर करने वाले, घूमने वाले, जगह जगह सैर करने वाले को सैयाह कहते हैं। इल्म दानिश की तलाश में यानी इल्म की तलाश में, मालूमात की तलाश में हिंदुस्तान आया। उसका नाम हिंद सॉन्ग था। हिंद सॉन्ग था। वो शुमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुँचा। उसे इल्म का इतना शौक़ था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाईं और हज़ारों ख़तरों का मुकाबला किया। उस शख्स को इल्म से बहुत लगाव था, शौक़ था, तो उसने ख़तरों का मुकाबला करते, मुसीबतों का सामना करते हुए हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा। हिंदुस्तान आया और वहाँ पर वो बहुत दिन तक रहा। खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ थी। उस शहर को अब पटना कहते हैं। नालंदा विद्यापीठ यानी पुराने ज़माने की एक यूनिवर्सिटी है जो पाटलिपुत्र के करीब थी। अब उस शहर को पटना कहते हैं। मौजूदा नाम क्या था उसका? पाटलिपुत्र। अब क्या कहते हैं उसको? पटना कहते हैं। समझ में आ रहा? हिमन सॉन्ग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। वो आदमी जो हिंदुस्तान आया था चीन से, पढ़ लिख कर क्या हुआ? बहुत काबिल हो गया। हत्ता के यानी यहाँ तक के उसको फाजिल क़ानून बुद्धमत का खिताब दिया गया, यानी क़ानून को जानने वाला, माहिर क़ानून का खिताब दिया गया। फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफ़र किया। पढ़ लेने के बाद, जब उसको खिताब मिलने के बाद, क़ानून जानने वाले यानी माहिर क़ानून का खिताब मिलने के बाद, वो सारे हिंदुस्तान का सफ़र किया, सैर किया सारे हिंदुस्तान। उस अजीम उश्शान मुल्क के बाशिंदों को देखा भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। यानी हिंदुस्तान के जो रहने वाले थे उन सब को देखा और उनके बारे में मालूमात हासिल की, जानकारी हासिल की। इसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। सब जानने के बाद उसने क्या किया? सफ़रनामा लिखा। यानी सफ़रनामा मतलब सफ़र करने के बाद, सब वहाँ के बारे में सब मालूमात हासिल करने के बाद, जानकारी हासिल करने के बाद लिखते हैं, तो उसको सफ़रनामा कहते हैं। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो उस वक्त मुझे याद आई। यानी उस किताब में उसने जो सफ़रनामा लिखा था, उस किताब में वो कहानी भी शामिल थी जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। यानी जो इस वक्त मुझे याद आई, तो मैंने आपको वो कहानी बता रहा हूँ उस आदमी की, उस शख्स की। ये एक शख्स का किस्सा है जो जनूबी हिंद से शहर करुणा सोना में आया। ये शहर सोबा बहार भागलपुर के आसपास कहीं था। हिंद सॉन्ग ने सफ़रनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट की चारों तरफ तांबे की तख्तियाँ बांधा रहता था। समझ में आ रहा बच्चों? ये किसने लिखा था? ये किताब में हिमन सॉन्ग ने लिखा था। तो वो किस्सा
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटी को कह रहे हैं, सुना रहे हैं खत में लिखकर। सर पर एक जलती हुई मशाल रखता था, हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ अकड़ कर चलता था और इस अजीब व गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर फिरता था। जब कोई उससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट न फट जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांध रखी है। और चूंकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है। समझ में आ रहा बच्चों? वो शख्स क्या करता था? उसको डर था कि कहीं मेरा पेट ना फट जाए, इसलिए उसने अपने पेट पर क्या किया था? तख्तियाँ बांध दिया था तांबे की। हाँ, तो और क्या कह रहा था वो? तुम सब लोग जाहिलत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है। किसको? लोगों को कह रहा है वो। इसलिए मैंने हर वक्त अपने सर पर मशाल लिए फिरता हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं कि बहुत ज़्यादा इल्म और हिकमत से फट जाऊँ, इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जानता हूँ कि मेरी अक्ल मेरे पेट में नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ समा सके। और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूँ, है ना? समझ में आ रहा? इसलिए ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। और इस बहस व मुबाहसे से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है, इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा। फिर क्या करूँ? खत बातों की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक तरफा होता है ना? ये पंडित जवाहरलाल कह रहे हैं अपनी बेटी को। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निगलो। बस ये समझो कि मैंने तुमको मशवरा दे रहा हूँ और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी है। इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती है? तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद को देख रही हो। किसने कहा ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किससे कह रहे हैं? अपनी बेटी से कह रहे हैं, इंदिरा से कह रहे हैं। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। अगर तुमको कभी किसी बात में शुबा हो या तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। किसने कहा ये? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को कहा। देखो, खुदा हाफिज़ बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो, मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, ये लेसन यहाँ ख़त्म हुआ। आपका होमवर्क ये है कि इस लेसन को अच्छे से रीड करिए।